तो ये हमने यहां तक कर लिया था, यहां तक ऑब्जेक्ट और एरे पे काम करना है, करेक्ट। तो एडवांस जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट पे काम करने का तरीका थोड़ा बदल दिया गया है, वो क्या है वो देख लीजिए। सो यहां पर आता है। देखो इसमें क्या होता है, ES6 या ECMAScript में ऑब्जेक्ट पे या एरे पे काम करने के तरीके को डिस्ट्रक्टिंग कहा गया है, डिस्ट्रक्टिंग। अभी जो हिमांशु एंटर हुआ है, हिमांशु शर्मा, वो कौन सा वाला हिमांशु है? हिमांशु सर कुमार? हिमांशु शुक्ला सर। नहीं, अ, ऐसे कोई नाम नहीं, आईडी बताइए। हिमांशु 168585 सर। कि देखें यहाँ पर ऑब्जेक्ट या एरे पे जब हम काम करते हैं एक बार स्क्रिप्ट में, तो उसको डिस्ट्रक्टिंग कहा गया है, ठीक है। इसमें हमारा काम कैसे आसान हो जाता है, जरा उसको समझते हैं कि हाउ इट विल वर्क इजियर। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसके लिए मैंने लिखा एक नाम पर्सन, और इसमें कुछ डेटा डाल देता है, जैसे कि उसका नाम क्या है, राकेश। उसकी एज कितनी है, 12 साल। उसकी ईमेल आईडी क्या है, rakesh@gmail.com। उसकी डेजिग्नेशन क्या है, मैनेजर। बन गया। अब इसे यूज कैसे करते हैं, मान लीजिए मुझे अलग अलग चाहिए ये सारा डाटा, तो मुझे नेम बनाना पड़ता था, फिर मैं लिखता था पर्सन डॉट नेम, फिर मेरे को एज वेरिएबल बनाना पड़ेगा, पर्सन डॉट एज, ईमेल वेरिएबल, ले लिया। अब मैं इनको प्रिंट करूंगा, नेम प्रिंट हुआ। एक एक करके इनकी वैल्यूज डालना स्टार्ट करूंगा। पेज डाला, ईमेल, डेजिग्नेशन। ये हमारा नॉर्मल तरीका था अभी तक जो हमने पढ़ा जावास्क्रिप्ट में। हम उसको कंसोल में चेक करते हैं, डेटा आ गया सारा, राकेश 12 जिस पूरा। अब सवाल खड़ा होता है कि जब हम इसमें इसे यूज करते हैं तो काफी लंबा प्रोसेस है। अब इसका आसान तरीका, एक लाइन में करेंगे हम इसे, एक लाइन में लेट लिखा, ठीक है। करली ब्रेसेस के अंदर डाटा डाल देना, ये करली ब्रेसेस में डाटा डाल देना, आ रही करली ब्रेसेस, और डेटा डाल देना। अब कैसे डालना है डाटा, देखो एक लाइन में मेरे को ये 4 वेरिएबल लेने थे,
एक लाइन में डिक्लेयर करूंगा। यहां पर मैं उनके नाम वही दूंगा जो मेरी कॉलम के रियल नेम है। अब मैं इसको पूरा ऑब्जेक्ट एक झटके से दे दूंगा, हो गया काम। तो ये अपने आप इस ऑब्जेक्ट से वो डाटा उठाएगा जो नेम में कनेक्ट हो रहा है, अपने आप उठा लेगा राकेश। आ गया। आपको कुछ असाइन करने की जरूरत नहीं, 4 लाइनें एक लाइन में कन्वर्ट है। अब रन करते हैं। रन किया, आगे चारों डाटा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे काम करना इसलिए आसान हो जाता है। एक दूसरा पॉइंट देखिए, कई बार क्या होता है कि मेरे को इसमें क्या है कि वेरिएबल का नाम वही लिखना पड़ता है, ऊपर वाले केस में नहीं था ऐसा। आप इस वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते थे, उसी में डाटा आता। इसमें वही लिखना पड़ेगा जो आपके कॉलम के नाम है। तो इससे बचने का तरीका क्या है, देखो मैं चाहता हूं नेम को कोई दूसरा नाम देना, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इस तरीके से, और मेरे वेरिएबल का नाम नेम एम्प्लॉय है। रन करूं, आ गया। तो ये होता है तरीका ऑब्जेक्ट पे काम करने का, तो ये याद रखो। अब आ जाते हैं एरे के कॉन्सेप्ट पे। एक और प्रोग्राम लेते हैं, एरे डिस्ट्रिक्टिंग। वापस से मैंने रन किया इसे, स्क्रिप्ट बनाते हैं। ठीक है, मैं यहां पर एक एरे लूंगा, पहले समझो एरे को। यहां आ जाओ। आप क्या करते हो, एरे के कॉन्सेप्ट में इस तरीके से एक एरे बनाते हो और इसमें डाटा डाल देते हो। फिर डाटा को हम इंडेक्स से निकालते हैं, याद आ रहा है कुछ, एक एक करके डाटा निकालते हो, यूज करते हो। तो देखो मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया, इस एरे में कुछ डाटा डाल दिया, बंदों के नाम डाल दिया, राम, मोहन, श्याम। अब 3 नाम मेरे को निकालने हैं, तो मैंने 3 वेरिएबल दिए। वेरिएबल 1 इसमें डाला, ऐसे ऐसे तो निकलेगा। निकल गया। फिर इसको हम छाप देंगे, मतलब वेरिएबल 1 को रन करते हैं। आपने देखा कि डाटा प्रिंट हो गया, डाटा आ रहा है। बट इसमें अगर एरे बड़ा होगा तो मुझे ये लाइन, आप समझ रहे हो, हर बार लिखनी पड़ेगी। BS6 में एक लाइन में हो जाएगा, ऐसे होगा। आप एक ही वेरिएबल बनाए, लेट लिखें, यहां पर बनाए वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, और इसको वो एरे दे दें। क्योंकि ये एरे है तो स्क्वायर ब्रैकेट चलेगा इसमें। वो ऑब्जेक्ट था तो करली ब्रेसेस चलता था। ऑब्जेक्ट में डाटा इसी में डालते थे ना, एरे में डाटा करली में डालते हो कि इसमें डालते हो, स्क्वायर में डालते हो। इसको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को याद करो। अब ये अपने आप डाटा उठा उठा के दे देगा इसको। अब हम कोड को चलाते हैं। आ गया। ES6 में एरे को निकालना आसान हो गया, ऑब्जेक्ट को निकालना आसान हो गया। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ये तरीका अप्लाई करते हो, ये तरीका अप्लाई करते हो। क्योंकि ES6 ने पुराने किसी चीज को छोड़ा नहीं, उसने ऐड ऑन किया है। ये तरीका इसलिए अप्लाई करना जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जो भी आप एडवांस चीज पढ़ोगे मॉडर्न, उसमें ECMA ES6 यूज होता है, तो वहां पर आपको ये यूज होते हुए दिखाई देगा। आप इसकी समझ रखते हो तो इसको कर पाओगे, और अच्छी समझ रखते हो तो इसको हटाकर अपना तरीका पुराना वाला यूज कर पाओगे। क्योंकि जब आप लॉजिकली किसी चीज को सोचोगे, क्योंकि आपने नया नया सीखा है, तो इसमें लॉजिक आप बना नहीं पाओगे। एग्जाम्पल के रूप में मैं समझाता हूं आपको मैं क्या कहना चाहता हूं। एग्जाम्पल के रूप में आपकी एक भाषा है अपनी, जिसको हम बोलते हैं लोकल भाषा, और ये हमें इतनी जबरदस्त तरीके से आती है कि हमें सोचना नहीं पड़ता बोलते समय। कारण, कितनी उम्र है बताओ। हम 22 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं।
प्रैक्टिस कितने सालों से? 22 सालों से। अभी मैं आपको एक नई भाषा सिखाऊं, लेट अस सपोज दैट इज कॉल्ड फ्रेंच। 1.5 2 महीना सीखी फ्रेंच भाषा, 1.5 2 महीना बोलने लगे, बात करने लगे, गॉट इट। अब देखिएगा क्या होता है, रात को जब सपने आते हैं फ्रेंच भाषा में आएगा, सोच के देखो, सोच के देखो, लॉजिक बनेगा ही नहीं फ्रेंच भाषा में। अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो ऐसे देखिए, आप जब जाओगे कुछ होगा, और आप जब सीढ़ियों से गिर जाओगे तो दर्द होगा, किसी को चिल्ला कर बोलोगे, कैसे बोलोगे? जो आपकी मातृभाषा होगी, मातृभाषा, इससे हमें सही भाषा का अध्ययन करने में हेल्प मिलती है कि हमारी असल लैंग्वेज क्या है। जिस लैंग्वेज में आप विचार करते हो उसी लैंग्वेज में लॉजिक क्रैक होंगे, ये याद रखना, ठीक है? तो अभी जब आपने सीखी है या आपने अभी अभी सीखी है तो इसमें लॉजिक बनेंगे नहीं तुम्हारे दिमाग में, बना लेना बैठ के। हाँ, इसकी प्रैक्टिस होगी लगातार आपकी, तो फिर इसमें नहीं लगेंगे लॉजिक आपसे, इसमें लगेंगे। और ये फास्ट होता है, इसलिए फ्रेमवर्क इसको यूज करते हैं, क्योंकि अब आप मजबूर हो जाओगे इसमें काम करने के लिए, तो प्रैक्टिस इस पे ज्यादा हो जाएगी, इस पे कम हो जाएगी, तो लॉजिक भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। एक साइंटिफिक वे में आपने दिमाग में डाल दीजिए इस बात को, वही समझाइए मैंने आपसे, ठीक है? कई बच्चों को सवाल होते हैं कि सर ये तो बन नहीं पाते हैं। प्रैक्टिस, मैंने कौन सा कहा आपसे फ्रेंच? आप 22 साल से फ्रेंच सीख रहे होते, घर में किसी का बच्चा हो उसको फ्रेंच वाले को देते ना, वो जीन्स तो हिंदुस्तानी है, उसे फ्रेंच वाले को दे देना, फिर 22 साल के बाद उसको अपने यहाँ लाना, उसको सिखाना हिंदी। अब वो जो सोचेगा ना रात को सपने, किस में सोचेगा, हिंदी में कि फ्रेंच में? फ्रेंच में आएंगे उसको सपने, हावी हो गया उसका मैटर। चलो देखो, तो एरे वेरे समझ गए आप? अब आपको जो चीज मैं समझाने जा रहा हूं, मुझे लगता है ये बाद में बताऊंगा, प्रोमिसेस बताऊंगा पहले आपको। इंटरव्यू में पूछे जाने वाला एक खतरनाक क्वेश्चन, प्रोमिसेस क्या होता है ECMAScript में, ठीक है? और बहुत से लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब बता नहीं पाते इसको उत्तर। है आसान, कोशिश करते हैं समझाने की। प्रोमिसेस इज सिमिलर इन रियल लाइफ सिनेरियो। आप अपनी जिंदगी में भी तो प्रॉमिस करते हो किसी को, करते हो कि नहीं करते? प्रॉमिस क्या बोलते हो आप अपनी भाषा में उसको? वादा, कि भाई मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं तेरे पैसे दे दूंगा, आज लिए ना 3 दिन बाद दे दूंगा। तो हम प्रॉमिस करते हैं उसके साथ। तो हमने ये भी देखा होगा, इन प्रोमिसेस विल गिव द, प्रोमिसेस का मतलब क्या हुआ कि हम उसे गारंटी दे रहे हैं कि हम ये काम करेंगे। यानी जब आपने पैसे लिए तो आप जब उसको ये बोलते हो ना, आपने लिए, मेरे से पैसे लिए 5,000 रुपये मैंने दे दिए, तो फिर तुम एक बात बोलोगे जिससे मेरे अंदर भरोसा बैठे। क्या बोलोगे? सर परसों आऊंगा ना, पक्का दे दूंगा। तो आप एक गारंटी दे रहे हो मुझे, भरोसा दे रहे हो कि हाँ मैं रुक जाऊंगा परसों तक, अच्छा परसों देगा। अब परसों क्या होगा बताओ, परसों क्या होगा? या तो वो प्रॉमिस निभाएगा या नहीं निभाएगा, यही तो होगा। इस बात की क्या गारंटी है कि वो 100% प्रॉमिस निभाएगा? कोई गारंटी नहीं है। और समझ में आ गई बात? तो प्रॉमिस जब कोई किसी के साथ करता है तो परसों आने से पहले, अभी परसों नहीं आया है, कल आया है, कल, आज क्या है? ट्यूसडे। प्रॉमिस कराया इसने थर्सडे को पूरा होने का, वेडनेसडे आ गया, तो प्रॉमिस 3 अवस्थाओं से गुजरेगा। सबसे पहली अवस्था प्रॉमिस की होती है, उसे कहते हैं पेंडिंग। बुधवार को क्या है, अभी भी मैं इससे कहूं पैसे, ये क्या कहेगा? अरे परसों तुम आने दे। बोलते हैं कि नहीं? तुमने कर्जे का टाइम दे दिया किसी को, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? भाई अभी वेट तो कर, परसों कहां है, अभी पेंडिंग है। प्रॉमिस मतलब पेंडिंग होता है पहले, तो रियल लाइफ से कनेक्ट हो रहा है, बिल्कुल पेंडिंग होता है। दूसरी अवस्था, अब मान लीजिए वो दिन आ गया, अब उस दिन पे क्या होगा? आए भाई साहब मेरे सामने, विवेक भाई साहब मेरे सामने आए, मैंने कहा पैसे। बंदा खुददार था, उसने निकाला, सर ये लीजिए, सर ये आपका मूल और ये सर आपके कुछ ब्याज के। मुझे लगेगा बंदा अच्छा कर दे भाई, कोई बात ना, तू अपना कर सकता, तूने अपना प्रॉमिस निभाया। अगर इसने प्रॉमिस निभाया तो उस केस को बोलते हैं रिजॉल्व, कंप्लीट किया इसने प्रॉमिस। क्या बोलते हैं उसे? रिजॉल्व। लेकिन वहां पर बंदा पलटी मार के बोल रहा है
तो अभी तो नहीं है, आई विल गिव यू आफ्टर 1 वीक। उसने क्या बोला, अभी तो नहीं है, 1 सप्ताह बाद दूंगा। तो प्रॉमिस क्या हो गया, फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया। और रिजेक्ट होने के बाद दोबारा से पेंडिंग मोड पे चला गया। वो कब गया, जब इसने फिर से प्रॉमिस किया मुझे कि अगले हफ्ते दूंगा, छूट ही बोल दिया, खत्म, केस खत्म। समझ में आ गया? तो फिर मैं अपने तरीके से निकालूंगा, कैसे निकालने, ऐसी बैंक वाले करते हैं। सो ये रियल में यहाँ होता है। ऐसे हम वेबसाइट पे कोई फंक्शन बनाते हैं। अब कोई फंक्शन बना दिया और आपने कहा कि इस फंक्शन का ये उत्तर आएगा। आपने पहले ही किसी को प्रॉमिस कर दिया, आप 2 नंबर मेरे को दो, मैं उसका उत्तर आपको 5 दूंगा लाके, या फिर आप मुझे कोई डाटा दो, मैं उसका हेडर बना के दिखाऊंगा। मैंने प्रॉमिस किया। अब क्या होगा, या तो पूरा करूंगा या नहीं करूंगा। व्हाट इज माय पॉइंट? तो ये चीज हम अपनी एप्लीकेशंस में बनाते हैं। कोई आपने कोई फंक्शंस बना दिया और इसमें मैंने बोल दिया कि मैं तुम्हें टेक्स्ट की वैल्यू निकाल कर दूंगा, 100 से कम 100 से ज्यादा, आप कोई डाटा देंगे। तो वो प्रॉमिसेस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सही डाटा का वो वेट कर रहा है। 2 नंबर ऐड करने हैं और मैं आपको उत्तर 4 दूंगा, मैंने ये बोला। अब 2 नंबर कैसे भी दोगे आप, तो 4 में तभी दूंगा ना जब 2 नंबर ऐसे होंगे। अब आपने 2 नंबर मेरे को दे दिए, 5 और 8 जोड़ूंगा तो कैसे 4 बन जाएगा। अब आपने नंबर दिया 1 और 3, प्रॉमिस कर रहा हूं ना। मैंने दिया 2 और 2, प्रॉमिस कर रहा हूं। मैंने दिया -1 और 5, प्रॉमिस कर रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट? इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्रॉमिसेस का क्रिएशन होता है। अब प्रॉमिसेस बनाते कैसे हैं, ये अवस्थाएं समझ में आ गई? तो प्रॉमिस बनाते समय उसमें 2 फंक्शन यूज होते हैं, देन और कैच। देन मतलब रिजॉल्व और कैच मतलब रिजेक्टेड। अब यहां समझाता हूं आपको, प्रॉमिस बनाया गया है, प्रॉमिस को समझिए पहले। यहां पर हम एक प्रॉमिस बनाते हैं, वेरिएबल बन गया। प्रॉमिस को उसको क्रिएट करते हैं मेमोरी में न्यू करके, और इसके अंदर एक एरो फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन तो बनते नहीं है। हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे। एरो फंक्शन में हम 2 पैरामीटर पास करते हैं, जैसा नॉर्मल फंक्शन में करते हो। तो यहां पर मैंने 2 पैरामीटर पास कर दिए। एक का नाम है रिजॉल्व, एक का नाम है रिजेक्टेड। रिजॉल्व कब फायर होगा, जब मेरा प्रॉमिस पूरा होगा। और इसको कॉल कौन करेगा, देन। रिजॉल्व को कौन कॉल करता है, देन। और रिजेक्टेड कब फायर होगा, जब प्रॉमिस पूरा नहीं होगा। और इसे कॉल कौन करेगा, कैच। तो मैंने यहां पर इसकी डेफिनेशन दी कि अगर मेरा प्रॉमिस पूरा होगा तो ये मैसेज आएगा, और प्रॉमिस पूरा नहीं होगा तो ये मैसेज। मैंने कंडीशन क्या रखी, मैंने यहां पर उसके लिए कंडीशन रखी, कोई नंबर मुझे दिया जाए, अगर नंबर इवन है तो प्रॉमिस पूरा मानिए, अगर नंबर ऑड है तो प्रॉमिस अधूरा मानिए। गॉट इट? यानी मैंने आपसे कहा कि मैं आपके घर पर ये प्लॉट कर दूंगा, अगर मुझे 12 तारीख को तुम मेरे लिए ये काम कर दो। करते नहीं प्रॉमिस, यार तुम मेरे लिए मेरी जमीन निकलवा दो, तुम मेरे लिए मेरी जमीन निकलवा दो, मैं तुम्हारे बेटे को नौकरी दिलवाऊंगा। होता है कि नहीं? दैट इज अ प्रॉमिस। तो जब तक तुम जमीन नहीं दोगे, मैं तुम्हारा प्रॉमिस पूरा नहीं करूंगा। यहां पर एक छोटे से एग्जांपल में क्या करा गया है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, तुम मुझे इवन नंबर दो, मैं तुम्हारा प्रॉमिस पूरा करूंगा। तुम मुझे इवन नंबर दोगे तभी तो करूंगा प्रॉमिस पूरा। अब उस व्यक्ति ने यहां पर एक नंबर दिया, उसको कौन सा नंबर दे दिया, 13। अब मैंने कंडीशन लगा दी यहां पे, इवन नंबर चेक करूंगा ना मैं, तुमने मेरे को प्लॉट दिलवाया कि नहीं दिलवाया, मैं देखूंगा ना रजिस्ट्री, नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरा, चेक कर रहा हूं यहां पे मैं भी ऐसी नंबर तुमने मेरे को इवन दिया कि नहीं दिया। अब तुमने इवन दिया तो मैं यहां पर वो डेफिनेशन फायर करूंगा जो मैं चाहता हूं। तो मैंने यहां पर कुछ लिख दिया कि प्रॉमिस पूरा। आप यहां पर कोई लॉजिक भी लगा सकते हो, कोई काम कर सकते हो आप। समझ में आ गया? अगर नहीं हुआ तो एल्स पार्ट में फेल। अब यहां पर ये 2 फंक्शन बनाने पड़ते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्टेड। ये वही 2 फंक्शन है जो आपने एज अ पैरामीटर यहां पास करे। समझ में आ गया? अब इसको सिस्टम पे बनाने जा रहा हूं मैं, ठीक है? ओके नोट ओके करके। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं। अपनी एप्लीकेशन पे गए, और एक ऐसा पहलू है जो इंटरव्यू में ऑलमोस्ट पूछा जाएगा अगर आप जावास्क्रिप्ट या वेब डिजाइनिंग का इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रॉमिसेस। क्योंकि बहुत से लोग इसको बाईपास करते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा यूज करते नहीं हो, समझ में बैठता ही नहीं है किसी को, क्योंकि इसमें ऐसे एरो फंक्शन धड़ आड़े तिरछे घुस जाते हैं। अब आपको ले पता है इसलिए आपको दिमाग में आ रहा होगा, इनिशियल लेवल पर पढ़ो तो दिमाग में नहीं घुसता है, इसको बाईपास कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैंने यहां पर लिखा प्रोमिसेस के ऊपर एक कोड बना रहा हूं। स्टार्ट किया, आगे आगे, ठीक है?
मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ प्रॉमिस, उसको नाम देता हूँ कोई, जैसे कि मैंने वहां लिखा था बाई प्रॉमिस। प्रॉमिस कैसे बनता है, एक क्लास यूज होती है प्रॉमिस नाम की। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक एरो फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। अब एरो फंक्शन इसमें कैसे बनेगा, याद करो कुछ ऐसे करके ही तो बनता है। इसके अंदर मैं दो पैरामीटर पास कर दूंगा, एक का नाम रिजॉल्व, एक का नाम रिजेक्टेड। अब यहाँ कंडीशन चेक करूंगा, यूजर मेरे को एक नंबर देगा, मान लीजिए उसने नंबर मेरे को दे दिया 12 दे दिया। अब मैं कंडीशन लगाऊंगा, अगर ये नंबर 2 से भाग करने पर इवन साबित हो जाता है तो ये होगा, और नहीं होता तो ये होगा। अब साबित होता है तो रिजॉल्व फंक्शन कॉल होगा, रिजॉल्व, और नहीं होता तो रिजेक्टेड कॉल होगा। अब जो लिखना है लिख दो। अब फिलहाल के लिए मैं ज्यादा सजा नहीं रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, ओके प्रॉमिस फुलफिल, और यहां प्रॉमिस फेलियर, मिल गया आंसर। अब इस प्रॉमिस को कॉल कैसे करेंगे, प्रॉमिस तो बन गया, अब कॉल भी तो कर पाओगे इसे। अब देखो कॉल करने का तरीका, दो मेथड कॉल होंगे। अगर प्रॉमिस आपने किया तो मैं डाटा दूंगा उसको, डाटा मैंने यहां पर दे दिया है। इस प्रॉमिस को कॉल करने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा और इसकी मदद से मैं फंक्शन कॉल करूंगा देन और कैच। देन में जो भी पैरामीटर में डालूंगा वो मेरे इस आंसर को उठा के लाएगा। देन अपने आप प्रॉमिस पे जाके चेक कर लेगा कि प्रॉमिस पूरा हो रहा है कि फेल हो रहा है। और एक फंक्शन और मैं उसके साथ अटैच करूंगा कैच नाम का, वो भी उसको चेक कर लेगा पूरा हो रहा है कि फेल हो रहा है। अब ये काम कैसे होता है, यहां देखिए, यहां इस कोड पर आ जाइए। मेरे पास जो प्रॉमिस था उसको मैंने बुलाया, अब प्रॉमिस या तो फेल हो गया पास होगा, देन और कैच बता देगा। मैंने देन को कॉल करा और इसके अंदर एक एरो फंक्शन बना लिया, यहां तक बन गया, ये एक एरो फंक्शन बन गया इसमें, गॉट इट। अब इस एरो फंक्शन में मैंने एक पैरामीटर पास किया यहां पर। अब इस पैरामीटर में वो डेटा आएगा जो मुझे रिजॉल्व देगा। देन किसको कनेक्ट कर रहा है, रिजॉल्व को। रिजॉल्व जो भी आंसर मुझे देगा वो इस वेरिएबल में आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ये देन के अंदर उन्होंने लॉजिक लगा के फिट कर रखा है ऐसा। अब इसको मैं इसके अंदर प्रिंट कर लूंगा, मेरे को मैसेज दिखने लगेगा। देखो कोडिंग पर गए, यहां पर मैंने अपने प्रॉमिस को कॉल किया, प्रॉमिस। अब कॉल करा देन को। अब देन को कॉल करके क्या करना पड़ेगा, एरो फंक्शन अंदर, ठीक है। ऐसे बनता है एरो फंक्शन, बन गया। अब एरो फंक्शन में यहां पर मैं एक वेरिएबल ले लूंगा, उसके अंदर आंसर आ जाएगा ये वाला। देन किसको कनेक्ट करता है, देन करता है रिजॉल्व को कनेक्ट। अब रिजॉल्व ने जो भी डाटा दिया वो मैं यहां पर एक वेरिएबल में स्टोर कर पाऊंगा, तो जो भी आंसर होगा वो इसमें आ जाएगा। तो इसमें मैंने ले लिया एक वेरिएबल ए, तो डाटा किसमें आ गया, ए में आ गया। अब इसको मैं कंसोल पे क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, हो गया ना काम। प्रॉमिस पूरा तो चल गया। अब प्रॉमिस फेल तो कैसे करूंगा, मैं यहां पर अब कैच को कॉल करूंगा, डॉट लगा के कैच, कैच कॉल कर दिया। कॉल करने का तरीका भाई, प्रॉमिस बनाया, इसमें भी एक पैरामीटर ले लिया, इसका नाम मैंने बी दे दिया मान लीजिए। अब फेल होगा तो मैसेज कैच किसको कनेक्ट करता है, रिजेक्टेड को। इसका जो भी आंसर होगा वो बी में आएगा। अब बी को मैं छाप लूंगा, यहाँ पर दोनों में से चलेगा एक ही। सर कैच की स्पेलिंग शायद गलत है। हमने लिखा फिर पी की वैल्यू को। अब हम इसे चलाकर चेक करते हैं, गॉट इट। कैच की, अच्छा CATCH, अच्छा अभी ठीक है ना। यहाँ पे देख लो मैंने कैच की स्पेलिंग यही लिखी है, देन की स्पेलिंग अब ठीक है, आई होप सो ठीक है सब, ओके बन गया सब काम। अब हमने ये मैं यूजर से ले सकता हूँ वैल्यू, फोन से ला सकता हूँ, इट्स योर कॉल, जैसे भी ला रहे हो आप। अब हम इसको चलाकर देखते हैं और देखते हैं हमारा स्क्रीन पे आंसर। अब इस पे डिपेंड है सारा खेल। अगर आपने उसको इवन दिया तुम्हारा प्रॉमिस पूरा, तुमने गलत डाटा दिया तो गलत। इसी तरीके से एप्लीकेशन होती है, तुम ये चीज दोगे तो एप्लीकेशन तुम्हारे लिए ये करके लाएगी, तुम ये दोगे तो तुम्हारे लिए ये करके लाएगी। गेम खेलते हो, गेम में स्कोर होता है, तुम अगर इसको ये इतने डॉलर दे दोगे तो तुम्हारे लिए हम ये चीजें ऐड ऑन कर देंगे। पबजी में नहीं होता, तुम्हारे को ये बंदूक दे देंगे, तुमको ये स्किन दे देंगे, प्रॉमिस करता है। अब मैंने रन किया, ओपन विद सर्वर, इंस्पेक्ट कंसोल, क्या आ रहा है, अच्छा बदले इसको, फिर से रन करते हैं, इंस्पेक्ट, खत्म। इसे कहते हैं प्रोमिसेस। प्रोमिसेस, देन, कैच, रिजॉल्व, रिजेक्टेड।
You have completed 5 keywords in a one topic. ओके, इंटरव्यूअर आए तो अपने हिसाब से सोच मोच के कहानी बना के बताना है उसको ढंग से, उसके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रेस्ट और स्प्रीड ऑपरेटर। ये जो स्प्रीड और रेस्ट ऑपरेटर होते हैं ये एक्चुअली इस तरीके से 3 डॉट होते हैं, इनको बोलते हैं रेस्ट और स्प्रीड ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हमारे एरे के कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल किए गए हैं ऑलमोस्ट। तो ये क्या काम करते हैं, ये हमारे को, आप देखिए ये मेरे पास मान लीजिए एक पुराना एरे है और मैं भविष्य में कोई नया एरे बनाता हूं, उसमें मेरे पास पहले से कुछ नए डाटा है और मैं उसमें पुराने एरे को ऐड करता हूं, तो लूप चलाना पड़ता था। पुराने एरे के डाटा को नए में डालने के लिए लूप चला के आप डालते हो, बड़ा टाइम लगता है। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, पंगा देखो। इसलिए इसको बोलते हैं स्प्रीड ऑपरेटर। ये तुरंत एरे को मर्ज करने में आपकी हेल्प करता है, पुराने एरे को नए एरे में डालने में मदद करता है, तो इसको समझते हैं स्प्रीड। यहां पहुंचे, मैंने यहां पर एक पुराना एरे ले लिया जिसका नाम मैंने रखा x1, पुराना डेटा। अब इस पुराने एरे में मैंने कुछ नाम ले लिए, राम, श्याम, मोहन। अब मैं एक नया एरे बना रहा था, इसमें मुझे कुछ नाम एंटर कराने थे, जैसे कि नरेश, ये टीचर नेम है मान लीजिए, मुकेश। अब उसके बाद ध्यान आया कि 3 टीचर और है मेरे पास, इनको ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, 3 डॉट लगाऊंगा और x1 लगा के छोड़ दूंगा। समझ गए, वो पूरा का पूरा एरे आ गया इसमें। अब मैंने यहां पर लिखा पवन, काम बन गया। अब मैं पूरा एरे स्क्रीन पे प्रिंट कर देता हूं, लूप से भी कर सकते हो एक एक करके, डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे ही आप रन करोगे कंप्लीट हो जाएगा। इसमें देखो आ गए सारे बच्चे को, खत्म। स्प्रीड बोलते हैं इसको, फैला रहा है ना, बड़ा करता है आपको, क्या बोलते हैं, स्प्रीड बोलते। अगली टर्म देखिए यहां पर रेस्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है। देखो रेस्ट ऑपरेटर में ये कुछ इस तरीके से चलता है, तो इसको साबित करते हैं। मैं इसमें मान लीजिए एक फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन का नाम मैंने ले लिया ऐड। अब मेरे को मान लीजिए 2 नंबर ऐड करने, तो 2 वेरिएबल डाले जाएंगे ऐसे और ये ऐड हो जाएगा। पता है ना एरो फंक्शन ऐसे बनता है, बन गया फंक्शन। अब मैं इसे प्रिंट करता हूं और इसमें 2 नंबर डाल देता हूं, उत्तर क्या आएगा, 6। सही है सब। इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड इन असेंबली। देखो क्या गड़बड़ किया मैंने, एरो ऑपरेटर नहीं लगाया। छोटी मोटी चीजें बता दिया करो पहले यार। उत्तर आ रहा है। अब इसमें देखिए दिक्कत क्या है, अब ये 2 को कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये बताओ इसका उत्तर क्या आएगा, मेरे को 3 नंबर ऐड करने, तो क्या आएगा बताओ। सोचने पे मजबूर हो, इसको प्रैक्टिस थोड़ी ना बोलते, फिर काहे का प्रैक्टिस किया तुम लोगों ने। अब तो इसलिए अरे रहेगा, प्रैक्टिस का अर्थ होता है कि आपको कुछ आड़ा तिरछा कर रहा है, तो प्रैक्टिस आपने किस चीज का प्रैक्टिस किया है। अब 3 पैरामीटर है ही नहीं, तो फंक्शन कहां से कॉल हो जाएगा, वो 3 पैरामीटर का 2 पे चल रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मैंने तो यार 3 वैल्यू डाली है, आंसर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, वो तो 2 पे ही अटका हुआ है। ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैं चाहता हूं यहां पर मैं कितने भी नंबर डालूं, यहां पर उन सब पे काम करें। मैं कितने भी डालूं, 10 डालूं, 5 डालूं, कल को ये वैल्यू मैं कम कर दूं, कल को मैं ये वैल्यू बढ़ा दूं, तो भी आंसर सब पे आना चाहिए। तो इसके लिए मैं बार बार थोड़ी ना फंक्शन बनाता रहूंगा, यहां पर रेस्ट ऑपरेटर काम आता है। देखो कैसे, मैंने यहां लिखा 3 डॉट और एक वेरिएबल पास कर दिया, तो इसके अंदर वो सारा डेटा मौजूद है।
अब मैं इस पूरे डाटा को यहां प्रिंट करके आपको दिखा देता हूं, console.log एरे प्रिंट कर दिया मैंने। पहले मैं हिंट के रूप में आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। मान लीजिए 3 नंबर मैंने डाले हुए हैं, गॉट इट। 3 नंबर मैंने यहां पर डाले हुए हैं, ये 3 नंबर मैं यहां पर प्रिंट करा देता हूं आपके पास। 3 वेरिएबल समथिंग ए बी सी, और इन तीनों को मैं यहां प्रिंट कर रहा हूं। ए प्रिंट हो गया, बी प्रिंट हो गया, और ये सी प्रिंट हो गया। ठीक है, तीनों की वैल्यू मैंने क्या करा दी है, प्रिंट। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं तो इसमें 3 नंबर डाल देता हूं मैं। इसको चेक करते हैं। तीनों नंबर प्रिंट हो रहे हैं। अच्छा, अब मेरे को 4 कराने होंगे तो 4 वेरिएबल डालने पड़ेंगे कि नहीं डालने पड़ेंगे, डालने पड़ेंगे। तो लंबा कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं चाहता हूं कुछ ऐसा करना कि जितने भी नंबर डालूं सबको कर ले वो कवर। तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को हटाऊंगा, इसको लगा रहने देता हूं। तो इसको बनाने का तरीका, n नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करने का तरीका, 3 डॉट लगाएं और एक वेरिएबल पास करें। अब ये पूरा वेरिएबल मैं आपको यहां प्रिंट करा देता हूं। अब देखो मैंने कितने डाटा डाले, तीनों प्रिंट होंगे। ठीक है, चलो अभी कितने डाले, दोनों को एक्सेस कर रहे हैं देखो। अच्छा, अब मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूं, ज्यादा हुए। फंक्शन में मैंने कोई बदलाव नहीं करा, कितने काम हो रहे देखो। तो अब मैं एक ऐसा फंक्शन बना पाया कि मैं n नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करके उस पर काम कर सकता हूं। समझ में आ गया। अब इसको जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई करो, इट्स योर कॉल। चलिए इन नंबरों को जोड़ना हो अगर तो कैसे बनाएंगे, लॉजिक बताइए। इन नंबरों को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ोगे, सारे नंबर n में आ गए, एरे तो है ये, एरे को जोड़ो, कैसे जोड़ोगे। फॉर लूप से जोड़ो, फिर एक वेरिएबल लोगे पहले टोटल नाम का, आगे i इज लेस देन इक्वल टू टोटल, नहीं एरे की जो लेंथ है -1 i प्लस प्लस। अब उसके बाद टोटल प्लस इज इक्वल टू n ऑफ i। अब लास्ट में कंसोल डॉट लॉग टोटल। ये तो पता था कि नहीं पता था, रन किया, आ रहा है टोटल 158। देखिए अब मैं इसमें एक वैल्यू बढ़ाता हूँ 42, तो मेरे को नंबर ऑफ आर्गुमेंट नहीं बढ़ाने पड़े, मेरे सारे नंबरों पे काम कर रहा है। हो गया, ठीक है। तो फॉर लूप को लगाने का आपको ES6 में तरीका दिखाऊं। ES6 में देखो क्या तरीका होता है। ठीक है, हम करते हैं एक बार, चलो। क्या बोला, n इज नॉट अ फंक्शन, n को चेक करो। n एक पैरामीटर है, फंक्शन है ऐड, नंबर ऑफ आर्गुमेंट आ गया n में से। एरो ऑपरेटर कोई नहीं लगाया। एरो ऑपरेटर कहाँ पे नहीं लगा, ये रहा, कहाँ गड़बड़ हो रहा है इसमें। स्पेलिंग ठीक है, फॉर ईच स्पेलिंग में गड़बड़ लग रहा है। फॉर ईच एलिमेंट
एन किसी वहाँ पे एरो ई कैपिटल आ रहा है शायद, ई कैपिटल, कंट्रोल जेड राइट, ये लिया मैंने फंक्शन, जो पैरामीटर यहाँ आ जाता है उसको यहाँ डाल देते हैं, एक एक करके डाटा यहाँ आता है, जुड़ जाता है, कंप्लीट होकर नीचे की तरफ भागेगा। कुछ गड़बड़ दे रहा है, पता नहीं कैसे। तो ES6 में इसका तरीका फॉर ईच लूप है, ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लगा, उड़ा के फेंक दिया हमने कुछ एरो फंक्शन में, ठीक है। अलग अलग तरीके होते हैं, जब आप जाओगे तो अपना आप सीख जाओगे, काम करोगे एक दो बार। इसमें कोई डाउट किसी को? रेस्ट हो गया, स्प्रीड हो गया, प्रोमिसेस हो गया, रिजेक्टेड हो गया, रिजॉल्व हो गया, देन हो गया, कैच हो गया। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास एरे मैप। एरे मैप मेथड क्या करता है, ये एक नया एरे बना देता है किसी पुराने एरे पे काम करके। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और वहां पर आपको एक एरे की लिस्ट दे दी जाती है और आपको कहा जाता है कि इसका एक दूसरा एरे बनाओ, और उस एरे में क्या करना है कि हर नंबर को इसके स्कैन करना है और इस नंबर को स्कैन करके इसमें 4 जोड़ना है। क्या जोड़ना है? हर नंबर में 4 जोड़ना है। होती है एक लिस्ट होती है बच्चों की, और हर एक में 5 एक वैल्यू दे दी जाए, आपको जोड़नी है, तो एक एक करके एरे को स्कैन करेंगे फिर जोड़ेंगे, ऐसे नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा मैप नाम से, फंक्शन कॉल कर लिया। अब इसके अंदर हमने एक एरो फंक्शन बना लिया। एरो फंक्शन बनाने के बाद अब मैप में क्या करता हूं, मैं यहां पर एक वेरिएबल बना लेता हूं, कोई भी नाम ले लो इसका, एक्स वाई जेड। ये मैप क्या करता है, नंबर एरे पे जाता है और इसके एक एक डाटा को उठा के इसमें डालता है, एक एक डाटा को, और बाद में आप रिटर्न कर दीजिए जो भी इस नंबर के साथ करना है। मुझे इस नंबर में इस n को जोड़ना था, तो मैं यहां लिख दूंगा num प्लस n। तो ये मेरे को एक नया एरे बना के दे देगा। क्या नाम है मेरे नए एरे का? टेबल। जब मैं इसे रन करूंगा तो मेरे पास एक एरे प्रिंट होगा जिसमें हर नंबर पे 4 जुड़ेगा। इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो, इसका नाम हो गया मैप। स्क्रिप्टिंग पे गए, आगे बढ़े। यहां पर सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया एक्स नाम से, या फिर इसमें नंबर ले लेते हैं, नंबर डाल देते हैं। एक एरे ले लिया, इसमें मैंने वही नंबर डाल दिया। अब मुझे इसमें 4 जोड़ना है, 5 जोड़ना है, कोई टेबल प्रिंट करनी है, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया एक्स नाम का और इसकी वैल्यू मैंने 5 ले ली। अब मैं चाहता हूं इस एरे में इसके अंदर हर डेटा में 5 जुड़ जाए और एक नया एरे तैयार हो जाए। उसका नाम मैंने दे दिया न्यू एरे। मैंने उस एरे को बुलाया, मैप फंक्शन को कॉल किया, एरो फंक्शन बना दिया। अब इस एरे को बोला कि अपना एक एक नंबर मेरे को इस वेरिएबल में दे, उसने दिया। अब तुमने एक नया डाटा रिटर्न किया। अब ये जो नया डाटा रिटर्न होगा वो इस एरे में जाता रहेगा। तो यहां पर ये समझ लीजिए साइड में एक एरे बन रहा है, उसका नाम है न्यू एरे, ऐसे। तो यहां पर मैंने लिखा n मल्टीप्लाई x। तो क्या हो रहा है, पहला नंबर आया 1, तो 1 इंटू 5 5 हो गया, तो यहां पर पहला डेटा 5 चला गया इसमें। अगला नंबर आया 2, 2 इंटू 5 हुआ, अगला डाटा 10 चला गया। तो यहां पर एक लिस्ट तैयार होती जा रही है, 5 से गुना हो रहा है वो, देखो एक एरे तैयार हो रहा है सिस्टम में। अब जो एरे यहां पर तैयार हो रहा है आपके पास, वो एरे किसके पास है? न्यू एरे के पास है डाटा। अब हम इस डेटा को डायरेक्ट यूज करेंगे। दिखा रहे हैं? तो आप पूरे एरे को एक्सेस किए बिना उसके एरे के हर एक एलिमेंट को स्कैन करते हुए एक नया एरे बना सकते हैं।
मैप फंक्शन की मदद से। इसका यूज आज ज्यादातर कहाँ होता है, देखो एक और एग्जांपल। मान लीजिए किसी ने आपको कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट दे दी, और प्रोडक्ट यहां पे डाल दिए, लैपटॉप, मोबाइल, बैटरी, चार्जर दे दी भाई, कितनी बड़ी हो सकती है। अब आपको बोला कि इसका एक HTML पैनल बना के दिखाओ, और इसमें एज अ मेन्यू मेरे को पूरी लिस्ट क्रिएट करके दो। अच्छा, अब डेटा भी उठाना और वेब पेज पे चाहिए आपको, रिएक्ट में ऐसे चाहिए होगा। अच्छा, तो क्या करता हूं मैं, यहां पर एक डेटा बनाता हूं, न्यू प्रोडक्ट या फिर न्यू लिस्ट। तो मैंने प्रोडक्ट को उठाया, मैं आपको कॉल किया, एरो फंक्शन बना दिया। अब एक एक करके डाटा उठाऊंगा और एक वेरिएबल में डाल लूंगा, पी में डाल दिया। अब मैं यहां से रिटर्न करता हूं, देखिए क्या रिटर्न करता हूं, ब्रैकेट्स टैग यूज करा, ठीक है, एक बनाया लिस्ट आइटम, और इसके अंदर वो डेटा डाल दिया, मेरे पास एक लिस्ट आ गई। अब इस लिस्ट को मैं रन करता हूं, न्यू लिस्ट कर दिया, कोड चलाया, दिख रही लिस्ट HTML में आ गई पूरी। तो मैं अपना HTML के कोड में डाल डूल के डाटा निकाल सकता था कहीं पर भी, ऐसे बना डालते हैं वो ऐसे लिस्ट आ जाती है फॉर। ये आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, ट्रायल सीख रहे हो, बाद में अपना दिमाग लगा के बड़ी बड़ी साइटों पे डाटा उठा लेते हो। ये होता है मैं आपका काम। आगे देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्या चीज, एरे में जब डाटा जाता है ना, कॉमा सेपरेटेड होता है। वेबसाइट पे जब डालते हैं तो इनमें नहीं लेते, फ्रेमवर्क होते हैं वो एरे को नहीं दिखाएंगे वहां पर। रेट पे जब काम करोगे वहां नहीं दिखाएंगे आपको, अलग से निकाल के दे देंगे। उसको आप क्लास ऑब्जेक्ट में डालेंगे तो फिल्टर आउट हो जाएगा वहां पर। अब देखिए क्लास कैसे बनती है, यहां चाहिए। क्लास एक तरह से ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होती है कि आप फलाना ऑब्जेक्ट में क्या क्या चाहते हो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब आप पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाते थे तो उसमें डाटा पहले से तय होता था, टेम्पलेट नहीं था। ऑब्जेक्ट में आपने पहले ही लिख देना होता था, नेम में राकेश, फलाना में ये, फलाना में ये। अब जब भी मैं पर्सन का कोई नेम कॉल करूंगा तो राकेश कोई कॉल करता है, याद आ रहा है कुछ। तो मैं खुद अपने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं कि जिसमें मैं डिसाइड करूंगा कि इसमें क्या नाम होना चाहिए, तो उसको टेम्पलेट में क्रिएट करना होगा ताकि मैं कभी भी अपना ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर सकूं अपनी नई वैल्यू के साथ। तो इस काम को हम क्लास की मदद से पूरा करते हैं। आप क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर प्रॉपर्टी इनिशियलाइज करते हैं, उसको कंस्ट्रक्टर मेथड की मदद से किया जाता है। जितना भी आपके पास डेटा होता है वो प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे नाम, एज, ईमेल, वो सारी प्रॉपर्टीज है, उन सभी को हम यहां पर इनिशियलाइज कर देते हैं। और इन प्रॉपर्टीज को किस तरीके से कहां पर कैसे कॉल करना है उसके लिए हम यहां मेथड बना के छोड़ देते हैं। तो ये हो गया क्लास बनाने का एक प्रोटोकॉल तरीका। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां देखिए, हमने यहां पर एक क्लास बनाई है और इस क्लास में हम क्या क्या चाहते हैं वो हमने डिसाइड कर लिया। उसके बाद हमने डाटा को यहां पर प्रिंट कर रखा है। चलो इसको सिस्टम पे देखते हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट, आई होप सबकी अटेंडेंस लग चुकी है। ओके, यहां पर हमने बनाई एक क्लास, क्लास को नाम दे दिया भाई पर्सन। अब इस क्लास के अंदर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बनानी है, तो प्रॉपर्टीज किस में बनती है, कंस्ट्रक्टर में बनती है।
अब मेरे को जो जो प्रॉपर्टी बनानी है दिस कीवर्ड से बनेगी। मैंने बनाया नाम। अब मैं इसको क्या नाम देना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पास करूंगा। जैसे मैंने पास किया यूजर नेम, यूजर पासवर्ड, यूजर ईमेल, 3-4 चीजें, और ये पैरामीटर मैं यहाँ असाइन कर दूंगा। यूजर नेम चला गया। मैं इसको एक पासवर्ड देना चाहता हूँ तो वो UPWD से चला गया। मैं इसको एक ईमेल देना चाहता हूँ, वो email से चला गया। काम हो गया। अब इन तीनों वैल्यू को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ एक मैसेज के माध्यम से। तो मैंने एक नॉर्मली एक फंक्शन बना लिया जैसे आप नॉर्मली बनाते हो। तो मैंने इसका नाम रख दिया डिटेल्स, और इस फंक्शन में मुझे लिखना है console.log, और यहां पर मैंने ब्रैकेट्स लगाकर यहां पर लिख दिया नेम इज इक्वल टू, ये हो गया नेम, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू, ये हो गया उसका पासवर्ड। शो कर रहा हूं जैसे मैसेज आप कैसा दिख रही है। एंड ईमेल इज इक्वल टू, ये हो गया उसका ईमेल। सारा डाटा दिखा दिया हमने, कंप्लीट हो गया। अब इसे कॉल कैसे करें, जैसा आप नॉर्मली करते हो console.log, और इसमें मुझे कॉल करना है डायरेक्ट ही हो जाएगा, रिटर्न तो कुछ कर नहीं रहा है। तो मैं लिखा पर्सन डॉट डिटेल्स, मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली वो डाटा देगा, लेकिन मुझे पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट भी तो बनाना पड़ेगा कि मुझे डाटा किसको देना है। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो देखिए, यहां पर आ जाइए, यहां आ जाओ। देखो मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है पर्सन क्लास का, और कभी भी जब कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ते हो या कोई उप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो ऑब्जेक्ट नोटेशन न्यू कीवर्ड से बनता है। कौन सी क्लास थी, पर्सन, नाम लिखा। ये कंस्ट्रक्टर होता है जो यहां पर आप वैल्यू डालते हो, जो भी डाटा जा रहा है वो यहां जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो यहां पर सेम तरीका, मुझे ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, पर्सन क्लास का, जैसा सेव न्यू करके देख रहा है। तो हम यहां पर जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो न्यू कीवर्ड लिया, जिस क्लास का बनाना था उसका नाम लिखा, और जैसे ही आपने इसका नाम लिखा उसको डेटा दे दीजिए, इसी फॉर्मेट में दीजिए। पहला जो डेटा जाएगा वो नाम के पास जाएगा, दूसरा जो डेटा जाएगा वो पासवर्ड होगा, तीसरा जो डेटा जाएगा वो ईमेल आईडी होगी। अब इस ऑब्जेक्ट को एक नाम दे दीजिए। कैसे देते हैं नाम, ऐसे देते हैं ना। अब ये हमारे ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, इसका नाम आप P1 P2 कुछ भी दे सकते हैं। अब हमारे पास पहला पर्सन है P1 जिसकी ये जानकारी है हमारे पास। अब मैं इसकी जानकारी को प्रिंट करना चाहता हूं तो क्या कॉल करूंगा, P1 डॉट डिटेल्स, ये मुझे इसकी पूरी जानकारी बताएगा। आगे डिटेल। अब मान लीजिए मैं एक दूसरा पर्सन क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं आसानी से कर पा रहा हूं ना, देखिए अब दैट्स द पॉइंट। अब मैं दूसरी डिटेल दे सकता हूं इसको, तो ये फायदा हो गया इसमें। ऑब्जेक्ट मेरा हमेशा क्या रहेगा, पर्सन ही रहेगा, लेकिन मैं हर बार नए डाटा दे पा रहा हूं, और मैं इसे कॉल भी कर सकता हूं P2 डॉट डिटेल्स। रन किया, चेक किया जाकर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं कि जैसे कोई प्रोडक्ट होता है ना, तो प्रोडक्ट के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, फलाना। जैसे लैपटॉप एक मैंने क्लास बना ली। अब लैपटॉप की जानकारी अलग अलग होती है, बस ये एसर का लैपटॉप है, डील का लैपटॉप है। क्या नाम है, ऑनलाइन। सुन लिया इसने तो। हेलो ऑनलाइन क्लास, वकील भाई साहब, ऑन योर माइक। जी सर। भाई आपको 2 मिनट तो प्लीज आप एक बार बात कर ले लो, ठीक है। ठीक है, राकेश सर को कॉल कर लीजिएगा या बात कर लीजिएगा काउंसलर से, ठीक है सर। चलिए समझ में आ गया बात। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके वो सेम प्रोडक्ट, एक क्लास होती है लैपटॉप के प्रोडक्ट डालते चले जाते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट चाहिए वो ले लेते हैं। सो इस तरीके से वो रेंडर करते हैं। यहाँ तो कोई डाउट किसी का। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट रह गया जिसको अब हम पढ़ नहीं पाएंगे, टाइम हो गया है। सो द आखिरी कॉन्सेप्ट वाज, आपको याद है क्या रह गया, उसको बाईपास करके गया था ना मैं। क्या रह गया, सबसे इंपॉर्टेंट कह सकता हूं इसको,
इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये दो चीजें रह गई हैं, ठीक है। ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है। आज की क्लास यहाँ पर एंड करते हैं, ओवर करते हैं। तो आज आप जा सकते हैं, डाटा मैं आपको शेयर कर दूंगा।